हेलो दोस्तों, मैं रेशु आपका मेरे चैनल लर्न विद रेशु में स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक मैंने आपको जावा से रिलेटेड कुछ बेसिक्स टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है मेरे वीडियोस के ज़रिए, जैसे कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मेथड्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, स्टैटिक कीवर्ड्स। मैंने आपको एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में भी बताया, दिस कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड्स के बारे में बताया, लूप्स, इफ एल्स कंडीशंस, कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन के बारे में बताया, गेटर सेटर कैसे बनाए जाते हैं ये बताया, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेसेस क्या होते हैं, कैसे एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेसेस के बीच डिफरेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, और पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने बताया था मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है और मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ इसलिए समरअप किया है क्योंकि मैं आज आपको इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कैसे एक सिंगल प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं वो बताने वाली हूँ। तो आज का वीडियो आप मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वेरी नॉलेजफुल वीडियोस आपको फ्यूचर में शेयर करती रहूँगी। तो वीडियो देखने से पहले आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी। मैं ये बात बिगनर्स के लिए कह रही हूँ, जो जावा को बिगनिंग से सीखना चाहते हैं। मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये वीडियो अगर उन्होंने पूरा देख लिया तो उनको जावा का एक प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करना है ये आ जाएगा। 100% दावा है मेरा, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से कैसे एक प्रोजेक्ट में बनाते हैं, यूज करते हैं, और कैसे हम लॉजिक्स क्रिएट करते हैं, कैसे हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, ये सारी बातें मैं आपको अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और सिर्फ स्लाइड्स के थ्रू नहीं, एग्जाम्पल कोड के थ्रू। तो मैं आपको अब आगे एक एग्जाम्पल कोड बताऊंगी और उसमें मैंने कई सारी क्लासेस डिफाइन की हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने कुछ मॉड्यूल्स बना के रखे हैं यहाँ पर, ये समझाने के लिए कि मेरा आगे आने वाला जो कोड प्रोजेक्ट है वो क्या है, उसमें मैंने क्या बनाया है और वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ 3 इंटरफेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट्स। तो मैंने इस प्रोजेक्ट में 3 इंटरफेसेस बनाई हैं, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट्स। इसी तरीके से मैंने 3 क्लासेस बनाई हैं, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसलिए इसे कॉल करने के लिए मैंने कॉल डिपार्टमेंट नाम की एक सिंपल क्लास बनाई है। तो इनमें क्या रिलेशनशिप है? फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लर्न विद रेशु, तो उसका स्टेटस, उसकी ग्रोथ, उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रेड क्या है और उसमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हम कैसे क्रिएट करेंगे कि ये एक एम्प्लॉय क्लास है। तो एम्प्लॉय क्लास उस ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय क्लास का ये ब्लूप्रिंट है। इस टाइप की कई एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कई एम्प्लॉय हो सकते हैं और वो एम्प्लॉय किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बिलोंग्स करते हैं। तो इन सब क्लासेस के बीच में
मैंने कैसे सारे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और कैसे मेथड्स और सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन को यूज करके मैंने कैसे उनको कोड में बाइंड अप किया है, कैसे एक प्रोजेक्ट बनाया है, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक या कई एम्प्लॉय हो सकते हैं और वो एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बिलोंग्स करते हैं। तो हमारे पास डिपार्टमेंट क्लास में एक स्टेटस है कि डिपार्टमेंट अगर वो चालू है या बंद है, मतलब अगर डिपार्टमेंट वो चल रहा है, उसमें एम्प्लॉयज हैं या नहीं, तो वो है, इस मेथड के थ्रू हम डिपार्टमेंट का स्टेटस लेंगे। इसी तरीके से एम्प्लॉय की नेम, आईडी, स्टेटस कि वो एम्प्लॉय अभी एक्टिव है या नहीं, उसका ग्रेड क्या है, किस ग्रेड का एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी क्या है। सैलरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सैलरी कैसे डिफाइड करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम डिफरेंट सैलरी प्रोवाइड करेंगे और उसकी ग्रोथ रेट क्या है। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया है, ऑर्गेनाइजेशन क्लास को। तो इन आई डिपार्टमेंट, आई एम्प्लॉय और आई ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेसेस में मैंने कुछ मेथड्स डिफाइन किए हैं और कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। जैसे कि एक आई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेथड्स है रेवेन्यू पर ईयर, किसी ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू पर ईयर कितना होता है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेड क्या है, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, और स्टेटस ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी यानी इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस क्या है, किस स्टेटस से है, मतलब एक्टिव है या इनएक्टिव। इसी तरीके से एम्प्लॉय का ग्रेड, एम्प्लॉय का ग्रेड क्या है। इस आई एम्प्लॉय इंटरफेस में मैंने ये 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए और 3 मेथड्स डिफाइन किए हैं कि एम्प्लॉय ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड के एम्प्लॉयज हैं और उनकी सैलरी पर मंथ क्या है, उनका जॉब स्टेटस क्या है और ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय का ग्रेड क्या है। इसी तरीके से आई डिपार्टमेंट में मैंने सैलरी प्रोवाइड की है कि कैसे हम किसी एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सैलरी देंगे। ग्रेड ए एम्प्लॉय सैलरी, ग्रेड बी एम्प्लॉय सैलरी, ग्रेड सी एम्प्लॉय सैलरी, और उसमें हमने नेम ऑफ डिपार्टमेंट का हमने मेथड क्रिएट की है, डिफाइन की है। इसी तरीके से ये कॉल डिपार्टमेंट जो क्लास है वो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कॉल करेंगे। तो इस एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, इसे इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, तो कैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसी दूसरी क्लास के थ्रू कॉल किया जा सकता है वो भी बताया है। और इस क्लास को कॉल करने के लिए मैंने स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट मेथड को यूज किया है। तो चलिए अब कोड एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे इन सभी चीजों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग से बताऊंगी कि कैसे हम एक जावा का प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बनाते हैं, तो मैं आपको यहाँ स्टार्टिंग में बताती हूँ कि कैसे हम जावा में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ एक फाइल होता है, फाइल ऑप्शन, ये है एक इक्लिप्स IDE। मैं यहाँ पर आपको इक्लिप्स IDE के थ्रू बनाना बता रही हूँ। मैनुअली भी बना सकते हैं लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो तो आपको IDEs पे ही काम करना होता है। हम मैनुअली काम नहीं करते हैं, तो इसलिए ये अच्छा है कि आपको प्रैक्टिस हो कि आप IDE पे कैसे ऑप्शंस को चूज करेंगे, कैसे क्लासेस बनाएंगे, ये सारी एक्सपीरियंस हो। क्योंकि इस नोटपैड पे काम करने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही पुरानी है और उसे अब कोई यूज नहीं करता। तो जैसे कि आप यहाँ फाइल देख रहे हैं, फाइल ऑप्शन में न्यू में जाके यहाँ अदर्स में जाएंगे और यहाँ हम जावा प्रोजेक्ट चूज करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे ऑल ओप्स कॉन्सेप्ट्स। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ ऑल ओप्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिलेट के लिए ये बनाई है, इसलिए मैंने क्लास का नाम दिया है प्रोजेक्ट का नाम दिया है ऑल ओप्स कॉन्सेप्ट्स। तो अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट बन गया है ऑल ओप्स कॉन्सेप्ट के नाम से। इसमें सोर्स फोल्डर है और यहाँ पर कोई भी क्लासेस नहीं है। तो अब हम पहले यहाँ पर एक
पैकेज क्रिएट करेंगे। ये याद रखिए कि जब भी हम जावा में कोई काम करते हैं तो हमें पैकेजेस बनाने चाहिए ताकि हमारा जो काम है वो अच्छे से मतलब दिखे कि हमने अपना काम कैसे किया है। मतलब कि देखिए पैकेजेस क्या होता है, एक तरीके से रूम्स होते हैं। किसी घर में कई सारे रूम होते हैं, जैसे सोने का अलग कमरा होता है, किचन खाना बनाने का अलग कमरा होता है, बाथरूम अलग होती है और बैठने उठने का टीवी देखने का अलग कमरा होता है। इसी तरीके से क्योंकि वो हर एक टास्क के लिए अलग अलग रूम बनाते हैं। क्योंकि अगर हम एक ही कमरे में सब कुछ करेंगे तो फिर वो बहुत अजीब तरीके से अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से जावा में भी हर काम के लिए एक रूम बनाया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉम ऑल एग्जाम्पल्स के नाम से एक पैकेज बनाया। अब इस पैकेज में क्या होगा कि मैं जो भी क्लासेस बनाऊंगी वो इस पैकेज के अंदर बनाऊंगी, ताकि कल को मुझे अपना प्रोजेक्ट एक्सटेंड करना है, उस पर कुछ और एडिशन करना है, तो मेरी क्लासेस कंफ्यूज ना हो कि किस जगह से आई हैं और उनका क्या ग्रुप है। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ ऑल नाम रखा। पैकेज का नाम भी आप अपने काम, अपने टास्क के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी एक क्लास बनाने जा रही हूँ। इस क्लास का नाम मैं रखूंगी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन नाम की क्लास बना ली। तो मैं पहले आपको इसका आर्किटेक्चर बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं 3 क्लासेस लूंगी, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय, तो दूसरी क्लास है एम्प्लॉय, और तीसरी क्लास होगी हमारी कॉल एम्प्लॉय, कॉल डिपार्टमेंट। क्योंकि ये 3 क्लासेस हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मैं इंटरफेसेस बनाऊंगी। इंटरफेसेस कैसे बनाते हैं? न्यू इंटरफेस। जैसे कि क्लास के लिए हम क्लास चूज करते हैं, पैकेज के लिए हम पैकेज चूज करते हैं, वैसे इंटरफेसेस के लिए हम इंटरफेस चूज करेंगे। अब मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन की इंटरफेस बनाऊंगी, तो इसका नाम मैं रखूंगी आई ऑर्गेनाइजेशन। और इसी तरीके से मैं एम्प्लॉय नाम की इंटरफेस बनाऊंगी, जिसका मैं नाम रखूंगी आई एम्प्लॉय। और इसी तरीके से मैं डिपार्टमेंट का एक इंटरफेस बनाऊंगी, जिसका नाम रखूंगी मैं आई डिपार्टमेंट्स। और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगी डिपार्टमेंट्स के नाम से। तो सबसे पहले तो हम क्लास एब्स्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि ये क्लास है तो हम क्लास का ब्लूप्रिंट चूज कर सकते हैं और बाद में यहाँ पर हम लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये इसमें ए ऊपर दिखने लगा, क्यों? क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। यहाँ आई दिख रहा है क्योंकि ये इंटरफेस है और ये जावा ये सिंपल क्लास है। अब मैं इन सभी को कॉल करने के लिए एक और क्लास बनाऊंगी, जिसे कहेंगे मेन क्लास, जिसमें हम कॉल मतलब रन करेंगे प्रोजेक्ट को। आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं बड़ा कर देती हूँ फॉन्ट। अब देखिए, तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय और कॉल डिपार्टमेंट्स नाम की क्लासेस हो गई। आई ऑर्गेनाइजेशन, आई एम्प्लॉय और आई डिपार्टमेंट्स नाम की इंटरफेसेस हो गई। एक डिपार्टमेंट्स नाम की एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई और मेन नाम की क्लास हो गई, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट है इस प्रोजेक्ट को रन करने का। अब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में मैं कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगी। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मैंने क्लासेस कैसे डिफाइन की। यहाँ पर क्लासेस बनाई मैंने कुछ किया नहीं है, सिंपली क्लास का मॉड्यूल बना दिया। अब मैं क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर्स बनाऊंगी। ऑर्गेनाइजेशन, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है? इस तरीके से। इन सब के बारे में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ उनको कैसे बनाते हैं वो बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल में जानना है तो आप
मेरे पिछले वीडियोस को प्लीज़ देखिए और उससे सीखिए। वो क्या कहते हैं ना, जैसे एक टीचर एक इंसान की कोई एक वीडियो देख लेते हैं तो अब उसकी ही भाषा को अगर आपको समझ में आने लगती है तो हम उसकी पुरानी वीडियोस को भी देखते हैं तो हमें आसानी से फ्लो समझ में आता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरी पुरानी वीडियोस देखिए। तो यहाँ मैंने ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, क्योंकि क्लास में कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नाम के जैसा ही होता है। ठीक है, अब क्या करूँगी, मैं कुछ वेरिएबल्स को यहाँ मैं डिफाइन करूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ ये वेरिएबल्स लिख दिए। इनके जो डेटा टाइप हैं, एक नेम नाम का वेरिएबल है। वेरिएबल को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, पहले उसका नेम लिखते हैं, फिर उसकी रिटर्न टाइप मतलब इसका डेटा टाइप, और उसके बाद लिखते हैं एक्सेस मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर ये डिसाइड करता है कि ये नेम कहाँ कहाँ पर कॉल हो सकता है, इसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है। और स्ट्रिंग जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा टाइप ये रिप्रेजेंट करता है कि इस नेम नाम के वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है, ये किस टाइप का डेटा है। और नेम यानी इसका नाम, मतलब इसको कैसे पुकारेंगे, इस वेरिएबल को हम किसी डेटा टाइप को इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। तो इसी तरीके से मैंने इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन किया है, बूलियन डेटा टाइप डिफाइन किया है, कैरेक्टर डेटा टाइप डिफाइन किया है, और एक और इंटीजर डेटा टाइप और डबल। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने ये 6 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। इन सब की अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने येलो कलर का कुछ साइन दिख रहा है। तो हम, क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, इसलिए हमें इन्हें दूसरी क्लास में कॉल करने के लिए गेटर्स और सेटर्स का यूज करना होगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन। मतलब इनकैप्सुलेशन में हम मेथड्स पैरामीटर्स को प्राइवेट डिफाइन करते हैं और फिर उनका गेटर और सेटर बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम इनके गेटर और सेटर, तो यहाँ पर मैं इनके गेटर और सेटर बना दूंगी। तो यहाँ जैसे कि देख रहे हैं आप, गेटर कैसे बनता है, गेट और नेम, मतलब नेम नाम का वेरिएबल है तो नेम ही इसका गेट के बाद लिखेंगे, बट फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा। इसी तरीके से सेट के बाद नेम ही लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। तो इस तरीके से ये मेथड्स डिफाइन होती हैं, गेटर्स एंड सेटर्स। हम इनको इक्लिप्स के थ्रू सिंपली भी बना सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर इस येलो साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट गेटर एंड सेटर फॉर नेम, इस पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन पूछेगा कि क्या नाम रखना है, तो हमें एज इट इज नाम रखना है और हम रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा गेट नेम और सेट नेम का गेटर और सेटर बन गया। तो ये तो हो गई हमारी एम्प्लॉय क्लास। अब मैं जाती हूँ ये तो हो गई हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्लास, सॉरी। अब मैं जाती हूँ एम्प्लॉय क्लास में। तो अब मैं बनाऊंगी एम्प्लॉय क्लास को। तो जैसे कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया और पैरामीटर्स डिफाइन किए और उनके गेटर सेटर बनाए, इसी तरीके से मैं एम्प्लॉय क्लास में भी पैरामीटर्स डिफाइन करूंगी, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूंगी। पहले ये मेरा एम्प्लॉय क्लास में, तो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय नाम का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, ये एम्प्टी। आगे चलकर मैं जब इसमें कोड लिखूंगी तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या यूज होगा यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करूंगी जो कि इनकैप्सुलेशन के रूल्स को फॉलो करेंगे, यानी कि इनका एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए, नेम ऑफ एम्प्लॉय, आईडी, स्टेटस, ग्रेड, सैलरी एंड ग्रोथ रेट। तो इस तरीके से एम्प्लॉय के हो गए। अब एम्प्लॉय की जो कंस्ट्रक्टर है, इसमें मैं ग्रोथ रेट को यहाँ आर्ग्यूमेंट में पास करूंगी और उसके बाद ग्रोथ रेट का वेरिएबल को इनिशियलाइज करूंगी इस तरीके से।
तो यहाँ देख रहे हैं आप जैसे कि ग्रोथ रेट जो है दिस डॉट ग्रोथ रेट, तो दिस डॉट ग्रोथ रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ग्रोथ रेट को। ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। ये इंस्टेंस वेरिएबल्स को जब भी हम किसी मेथड्स में यूज करते हैं तो हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। दिस रिप्रेजेंट अ क्लास, मतलब दिस का मतलब हुआ कि एम्प्लॉय डॉट ग्रोथ रेट। तो इस वेरिएबल ग्रोथ रेट को मैं इसमें डालकर हम जब भी एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें हम ग्रोथ रेट से एम्प्लॉय नाम के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा बनाया है। अब इसी तरीके से मैं इन सभी नेम, आईडी, स्टेटस, ग्रेड, सैलरी और ग्रोथ रेट को वैल्यूज को गेटर्स और सेटर्स बना दूंगी। तो गेटर्स और सेटर्स कैसे बनते हैं ये तो मैंने आपको बताया ही था, तो सिंपली मैं यहाँ पर गेटर्स और सेटर्स बना दूंगी। ये मेरे गेटर्स एंड सेटर्स बन गए, तो मेरी एम्प्लॉय क्लास भी बन गई। अब क्या होगा, अब मैं कौन सी क्लास बनाऊंगी, डिपार्टमेंट्स क्लास। तो डिपार्टमेंट्स क्लास जो है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसमें मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगी स्टेटस नाम का, कि स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट, और उसके बाद इसका मैं गेटर और सेटर बनाऊंगी सिंपल तरीके से ऐसे। और मैं यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करूंगी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है कि एब्स्ट्रैक्शन में कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो या ना हो तो भी चलता है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं, मतलब कि उनका डेफिनेशन देकर छोड़ देते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन उसकी चाइल्ड क्लास में करते हैं। तो जो क्लास डिपार्टमेंट क्लास को इनहेरिट करेगी उसमें इस स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट का इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड करेंगे। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन का रूल। और अगर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, किसी भी क्लास में अगर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो उस क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास करना होता है। तो यहाँ पर मैंने एब्स्ट्रैक्शन को आपको ब्रीफली समझा दिया। आपको एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पूरी नॉलेज लेनी है तो आप मेरे एब्स्ट्रैक्शन इन जावा वीडियो को देखिए और उससे ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल शो कर रही हूँ उसका। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगी, ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेस में कोड बनाऊंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेस में मैं यहां पर 3 मेथड्स बनाऊंगी। मेरी पहली मेथड रहेगी रेवेन्यू पर ईयर, और जैसे कि इंटरफेसेस में हमें क्योंकि इंटरफेसेस एक टाइप से एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होती हैं, इसलिए यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमें इसलिए यहाँ, क्योंकि हमें इसे रिप्रेजेंट करना होता है तो हम यहाँ इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 मेथड्स डिफाइन की हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं यहाँ नहीं दूंगी। इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो इनकी चाइल्ड क्लासेस में होगा। कैसे चाइल्ड क्लास कैसे बनाऊंगी वो भी मैं बताती हूँ। तो अभी तो मैं सिर्फ मेथड्स डिफाइन कर रही हूँ। तो इसमें मैं जो रेवेन्यू पर ईयर है, इसमें मैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नाम के वेरिएबल को असाइन करूंगी। और देखिए यहाँ लिस्ट नाम से ही कैसे एरर आने लगी, क्यों? क्योंकि ये जो है अब हमें लिस्ट नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए कह रहा है। जावा में हमेशा जो भी हम इनबिल्ट लाइब्रेरीज का यूज करते हैं उसे हम इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पर लिखते हैं। तो ये जावा की लाइब्रेरी है, इसलिए हमने यहाँ इंपोर्ट किया जब, तो ये जावा की लिस्ट क्लास, जो जावा यूटिल पैकेज में जो लिस्ट क्लास है उसकी फंक्शनैलिटीज को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैं ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेथड में ऑर्गेनाइजेशन वेरिएबल को डिफाइन करूंगी। तो इस तरीके से क्लासेस के इंस्टेंस को भी हम किसी मेथड में एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पास कर रही हूँ कि मैं पूरी की पूरी क्लास को ही यहाँ पास कर रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन नाम की क्लास को। और यहाँ मैंने कई सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट को पास किया है। तो जब हम इस मेथड को इम्प्लीमेंटेशन देंगे तब हमें इन वेरिएबल्स का यूज करना होगा, ठीक है, और हमें इन मेथड में प्रोवाइड करना होगा। इसी तरीके से मैं अब एम्प्लॉय इंटरफेस में कुछ मेथड्स और वेरिएबल्स को डिफाइन करूंगी। जैसे कि एम्प्लॉयज का
इसमें मैं ग्रेड ए एम्प्लॉय, ग्रेड बी एम्प्लॉय और ग्रेड सी एम्प्लॉय का मैंने एक वेरिएबल बनाया है जो कि पब्लिक स्टैटिक फाइनल है और कैरेक्टर टाइप का है। मतलब कि स्टैटिक है तो हम डायरेक्टली, क्योंकि हम इंटरफेसेस में ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, इसलिए जब हम इंटरफेसेस में किसी भी वेरिएबल को फेच करना होता है या कॉल करना होता है तो हम उसे स्टैटिक डिफाइन कर देते हैं, तो हम इजीली इसे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ग्रेड्स डिफाइन करने थे एम्प्लॉयज़ के, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से स्टैटिक फाइनल वेरिएबल बनाया। अब इस वेरिएबल की वैल्यू जो ग्रेड ए एम्प्लॉय है इसकी वैल्यू हमेशा ए ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसे फाइनल कीवर्ड से बनाया है। फाइनल कीवर्ड्स जब हम यूज करते हैं किसी मेथड में या किसी वेरिएबल में तो उसकी वैल्यू फिर बाद में चेंज नहीं हो सकती। और क्योंकि ग्रेड ए एम्प्लॉय का ग्रेड हमेशा ए ही रहेगा, इसलिए ये मैंने फाइनल बनाई है। तो इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर 3 मेथड्स बनाऊंगी जो कि रिप्रेजेंट करेंगी जो कि है सैलरी पर मंथ ऑफ एम्प्लॉय, जॉब स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय और ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय की सैलरी पर मंथ मेथड जो है एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इंटरफेस में हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि ये एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होती है। तो इसी तरीके से इसमें मैंने एम्प्लॉय नाम के वेरिएबल को पास किया है और यहाँ पर मैंने आईडी नाम के आर्गुमेंट को पास किया है और यहाँ सैलरी नाम के जिसका डेटा टाइप है डबल। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं करूंगी आई डिपार्टमेंट्स, जो आई डिपार्टमेंट्स क्लास है इसमें वेरिएबल्स और मेथड्स को डिफाइन करूंगी। मैं अभी आपको बस डिफाइन कर करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप मेरे कोड को अभी एज इट इज यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जब आप इसे कॉपी कर लेंगे तो फिर मैं मेन मेथड में इसकी फंक्शनैलिटी को बनाऊंगी। मेन मेथड में मैं इसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन करूंगी कि कैसे ये सारी मेथड्स और वेरिएबल्स कैसे डिफाइन होंगी, कैसे इनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, तो अभी मैं सिर्फ आर्किटेक्चर बना रही हूँ कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट, इस मेथड में मैंने नाम रख दिया है नेम ऑफ डिपार्टमेंट। इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग और ये एक पब्लिक टाइप की मेथड है। इंटरफेसेस में हमेशा मेथड्स जो होती हैं वो पब्लिक होती हैं। क्यों? क्योंकि हम इसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, तो हमें इनको ट्रेस करने के लिए पब्लिक मेथड्स ही बनानी होती हैं। तो अब मेरे पास इंटरफेसेस बन गई, क्लासेस बन गई और इसका मैं बाद में यूज बताऊंगी। तो अब मेन क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है, उसका नाम, आईडी, स्टेटस, ग्रेड, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं और ग्रोथ कैसी हो रही है, ये मैंने इसकी बनाया था। तो पहले जो है किसी मेन क्लास में, इस मेन क्लास में हम एक मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो उसका एक एंट्री पॉइंट होता है और वो एंट्री पॉइंट होती है उसकी मेन क्लास, जहां ये मेन मेथड लिखी होती है। किसी भी प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट ये होता है, यहां से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। ये सारी क्लासेस तो हैं, लेकिन ये तभी कॉल हो सकती हैं जब मैं इस मेथड में उन्हें कॉल करूं। कोर जावा में हमें एंट्री पॉइंट इस तरीके से बनाना होता है, लेकिन जब वेब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वेब डेवलपमेंट्स होता है, यानी कि जावा में जब वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो उनका थोड़ा डिफरेंट होता है। आगे की टेक्नोलॉजीज के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी मैंने बस चैनल स्टार्ट ही किया है, तो जितना स्टार्ट किया है उतने ही मेरे पास वीडियोज़ हैं। मैं आगे इस चैनल को और एक्सपेंड करना चाहती हूँ और मैं नई नई टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नए नए वीडियोस देख सकें आगे आने वाले। तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें तो उसमें एम्प्लॉयज होने चाहिए, डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। और अब मैं क्या करूंगी, इस ऑर्गेनाइजेशन क्लास से मैं स्टार्ट करूंगी कि इस मेन मेथड में मैं ऑर्गेनाइजेशन
नाम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी सबसे पहले। तो ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। कैसे कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन क्लास का नाम लिखा, फिर एक वेरिएबल का नाम लिखा। नॉर्मली हम जिस नाम की क्लास होती है उसी नाम का स्मॉल फर्स्ट लेटर स्मॉल करके नेम बना देते हैं। तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल है कि कैसे हम किसी क्लास का वेरिएबल ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसका नेम। तो ऐसे करके न्यू कीवर्ड्स के थ्रू ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाता है। तो यहां मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां देखूं तो और डॉट ऑपरेटर लगाऊं तो आप देखेंगे कि मैं यहां पर कितनी सारी मेथड्स को देख सकती हूं। इनमें से सेट स्टेटस, सेट नंबर, सेट नेम, सेट आईडी, सेट ग्रोथ, सेट ग्रेड, ये सब मैंने इसमें डिफाइन की है। गेट ग्रेड, गेट ग्रोथ, तो ये सारी मेथड जो मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन नाम की क्लास में डिफाइन की है वो मैं यहाँ पर ट्रेस कर सकती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखूंगी और वो है सेट ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी सेट नेम। अब क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल सेट नेम जो है, सेट नेम ये स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर को लेता है आर्ग्यूमेंट में। तो मैं जो है यहाँ पर इसके आर्ग्यूमेंट में एक स्ट्रिंग वेरिएबल प्रोवाइड करूंगी, या फिर मैंने आपको अपने पुराने स्टैटिक कीवर्ड को यूज करने वाले वीडियो में बताया है कि कैसे हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिफाइन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमेशा सेम होने वाला है, हर काम में ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेम ही रहेगा। तो हम एक बार बार हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेम सेट ना करना हो, इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन के नाम को स्टैटिक डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइजेशन डॉट सेट नेम लिया, इसकी जगह पर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन क्लास में इस वेरिएबल नेम को स्टैटिक डिफाइन करके यहाँ इसका नाम डिफाइन कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लर्न विथ रेशो। तो अब ये वेरिएबल स्टैटिक डिफाइन हो गया। तो अब मुझे इसकी सेटर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेट हमने स्टैटिकली इसको सेट कर दिया, तो हम सिर्फ इसको गेट करने के लिए गेटर रखेंगे, लेकिन सेटर हम रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी इसे सेट कर दिया है। तो इस तरीके से हम स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। अब हर जगह जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन नेम लेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा गेट ऑर्गेनाइजेशन नेम से। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टैटिक कॉन्सेप्ट। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं मेन मेथड का मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। मेन m इक्वल्स टू न्यू मेन। तो यहां पर मैंने मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। क्यों? अब देखिए, मैंने अभी तक आपको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कैसे करते हैं, वेरिएबल्स मैंने डिफाइन करके बताए, इनकैप्सुलेशन का एक कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे हम इनकैप्सुलेशन में वेरिएबल्स को प्राइवेट करते हैं, कैसे स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं और कैसे गेटर्स और सेटर्स डिफाइन करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। तो जैसे मेन है, अब इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। यहां पर मैं आपको इस इनहेरिटेंस को बताने के लिए मैं यहाँ पर ये इंटरफेसेस को यहाँ पर इस
इस मेन क्लास में इम्प्लीमेंट करूंगी। जब हम इंटरफेसेस को इनहेरिटेंस में यूज करते हैं, इनहेरिट करते हैं, तो हम कीवर्ड यूज करते हैं इम्प्लीमेंट्स। जब हम किसी इंटरफेस को किसी क्लास में इनहेरिट करते हैं तो हम उसका नाम देते हैं, उसको यूज करते हैं कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स का। तो मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट्स नाम की इंटरफेस को मेन नाम की क्लास में इनहेरिट कर लिया इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के थ्रू। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मुझे ये एरर दे रहा है, क्या कि द टाइप मेन मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिपार्टमेंट्स डॉट नेम ऑफ डिपार्टमेंट। मतलब कि मुझे इस डिपार्टमेंट्स जो डिपार्टमेंट्स इंटरफेस है, इसने जो हमें नेम ऑफ डिपार्टमेंट क्लास जो कि डिफाइन की है यहाँ पर, इसको इम्प्लीमेंट करना होगा मेन क्लास में, तभी एरर जाएगी। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, तो ये मेथड ओवरराइड हो गई। जब मेथड किसी दूसरे क्लास के में भी डिफाइन हो और उसे चाइल्ड क्लास में हम एज इट इज नेम और पैरामीटर्स के थ्रू डिफाइन करते हैं, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखिए, आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। मेथड ओवरराइडिंग, यहाँ हम दो कॉन्सेप्ट्स को इस क्लास में यूज किया अभी हमने। इस डिपार्टमेंट क्लास को जब हमने इम्प्लीमेंट्स किया तो हमने इंटरफेस को कैसे इनहेरिट किया इस मेन क्लास में, ये देखा। और जैसे ही हमने इनहेरिट किया तो इसने इस आई डिपार्टमेंट इंटरफेस में डिफाइन नेम ऑफ डिपार्टमेंट मेथड को कैसे ओवरराइड किया। जब मेथड ओवरराइड किया, मतलब जब मेथड दो क्लासेस में सेम नेम में डिफाइन होती है, अगर कोई मेथड कि दो क्लासेस में सेम नेम, सेम आर्ग्यूमेंट्स और सेम रिटर्न टाइप में डिफाइन होती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरराइडिंग। तो हमने ये नेम ऑफ डिपार्टमेंट नाम की मेथड को ओवरराइड कर दिया यहाँ। अब मैं इस डिपार्टमेंट नाम के इंटरफेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस को बताऊंगी। जब भी हम क्लासेस को इनहेरिट करते हैं या इंटरफेसेस को इनहेरिट करते हैं तो हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे दो अलग अलग इंटरफेसेस को इनहेरिट किया जा सकता है एक इंटरफेस में। इंटरफेसेस केवल इंटरफेसेस को ही इनहेरिट कर सकती हैं, ये रूल आपको याद रखना है। इंटरफेसेस क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकती। तो हमारे पास क्योंकि आई एम्प्लॉय और आर ऑर्गेनाइजेशन नाम की दो इंटरफेसेस थी, तो इनको मैंने आई डिपार्टमेंट नाम की इंटरफेस में एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू इनहेरिट कर लिया। अब क्या होगा, जब ये क्लास, क्योंकि अब मेन क्लास में, देखिए मेन क्लास में फिर से एरर आई, क्यों? क्योंकि मेन क्लास ने आई डिपार्टमेंट क्लास को तो इनहेरिट किया था, और क्योंकि आई डिपार्टमेंट क्लास ने आई एम्प्लॉय और आई ऑर्गेनाइजेशन क्लास को भी इनहेरिट किया है, तो अब मेन क्लास को आई एम्प्लॉय और आई ऑर्गेनाइजेशन क्लास में डिफाइन मेथड्स को भी इम्प्लीमेंट करना होगा। तो जब मैं इस डॉट पे क्लिक करूंगी और यूज करूंगी ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, क्लिक करूंगी तो ये सारी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को यहाँ पर ओवरराइड कर देगी। तो ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। और इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस भी आपने देख लिया कि कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव किया और कैसे ओवरराइड कर दिया। अब मैं यहाँ पर इन मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगी कि कैसे हम सैलरी पर मंथ कैलकुलेट करेंगे, कैसे जॉब स्टेटस कैलकुलेट करेंगे, कैसे ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय होगा, कैसे हम रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे और कैसे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करेंगे।
तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लॉजिक्स क्रिएट करते हैं। तो देखिए, एक चीज मैंने अभी आपको ये नहीं बताई कि जो कॉल डिपार्टमेंट, इसको मैं बाद में टॉपिक लूंगी, इसका टॉपिक मैं थोड़ी देर बाद लूंगी। तो चलिए, तो अब सबसे पहले हम सैलरी, हम जो है सैलरी पर मंथ नाम की मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसे आप किसी एम्प्लॉय की सैलरी को डिफाइन करते हैं। मेरा यहाँ लॉजिक ये है कि फॉर एग्जाम्पल इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ग्रेड्स के, इस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के ग्रेड्स डिफाइन है A, B और C। तो जाहिर सी बात है कि ग्रेड्स के अकॉर्डिंग ही इनकी सैलरी होगी, लेकिन इन सभी एम्प्लॉयज को ये ऑर्गेनाइजेशन एक बोनस प्रोवाइड करती है। हमारे लॉजिक में है कि उस बोनस में सैलरी को मल्टीप्लाई करके ही उनका पर्सनल सैलरी बनती है पर मंथ की। तो इसका लॉजिक कैसे लगाएंगे कि कोई एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी पर मंथ ऐसे बनती है कि उसका जो ग्रेड है, ग्रेड के अकॉर्डिंग हम चेक करें कि अगर ए नाम का कोई एम्प्लॉय है, ए ग्रेड का कोई एम्प्लॉय है, तो उसकी सैलरी हम उसके ग्रेड के हिसाब से लेकर उसमें बोनस का मल्टीप्लिकेशन करके और फिर उसकी सैलरी को डिसाइड करें। तो इसका लॉजिक कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहली बात है कि हमें क्या चेक करना है कि अगर एम्प्लॉय का ग्रेड ए हो तो हम ये कैसे चेक करेंगे। मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि जब हम किसी भी कंडीशन को चेक करते हैं तो हम सिंपल सा इफ एल्स कंडीशन के इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट सबसे सिंपल तरीका है किसी भी कंडीशन को चेक करने का। तो यहां पर जैसे मैं लिखूंगी कि इफ एम्प्लॉय ग्रेड, एम्प्लॉय नाम के वेरिएबल की डॉट ग्रेड इक्वल्स टू ई एम्प्लॉय डॉट ग्रेड ए एम्प्लॉय। अब यहां मैंने ये सेंटेंस लिखा है, इसका क्या मतलब है देखिए। तो मैंने यहाँ कंडीशन चेक की है कि इस एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय वैल्यू हम यहाँ देंगे, फॉर एग्जांपल रेशियो है कोई एम्प्लॉय, तो रेशियो एम्प्लॉय का अगर गेट ग्रेड, इस मेथड से हमें ग्रेड मिलेगा उसका, तो रेशियो एम्प्लॉय का अगर ग्रेड ए ग्रेड के बराबर है, ए ग्रेड कहाँ, ई एम्प्लॉय क्लास में हमने स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किया है ग्रेड ए एम्प्लॉय, जिसकी वैल्यू रखी है ए। तो यहां मैं बोल रही हूं कि अगर रेशियो एम्प्लॉय का ग्रेड ए है तो हमें यहां पर उसकी सैलरी एम्प्लॉय डॉट सेट सैलरी जो है हमें कैसी देनी है, उसकी सैलरी हमें देनी है एक पर्टिकुलर सैलरी और इनटू बोनस। वो पर्टिकुलर सैलरी कहाँ डिफाइन है, डिपार्टमेंट्स में, कि ग्रेड ए एम्प्लॉय सैलरी कितनी है, 2000 रुपए। तो 2000 को हम पहले बोनस से इंटू करेंगे और वो उसकी सैलरी बनेगी, क्योंकि बोनस हर एम्प्लॉय का सेम है। तो हमें बोनस भी डिफाइन करना होगा। हम यहाँ पर एक इंस्टेंस वेरिएबल बोनस डिफाइन करेंगे। अब बोनस सबके लिए सेम है, तो इसीलिए बोनस मैंने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड रखा है। ये हो गया इंस्टेंस स्टैटिक कीवर्ड है। ये स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल बोनस डिफाइन किया है, जिसकी वैल्यू है 8.3। तो 8.3% है इसकी वैल्यू। मैं यहाँ परसेंटेज नहीं साइन यूज कर रही हूँ, बस मैंने 8.3 रख दिया। तो इस बोनस को जब हम यहाँ पर, तो अब कैसे देखिए, ई डिपार्टमेंट्स में हमने ग्रेड ई एम्प्लॉय सैलरी को डिफाइन किया है, तो हमें अब इस वेरिएबल का यूज करना है। यहाँ कैसे करेंगे, हम इस ई डिपार्टमेंट इंटरफेस में इसके नाम को पहले यहाँ लिखेंगे ऐसे,
और डॉट लगाएंगे तो हमें यहाँ पर इसके वेरिएबल्स और मेथड्स हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल गई है ग्रेड ए एम्प्लॉय सैलरी, हम इसे चूज कर लेंगे, कॉल कर लेंगे और हम यहाँ पर इनटू करेंगे बोनस। मैंने अपने पुराने वीडियो में ये भी बताया है कि कैसे क्यों स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो हमें किसी भी मेथड में यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको कैसे चीज का आंसर दे रही हूँ कि कैसे करेंगे इन सब चीजों को, लेकिन क्यों करेंगे ये चीजों का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मेरे पिछले वीडियोस को डिटेल में देखने से पता होगा। कैसे हम उन लॉजिक्स को एक कोड में बनाएंगे ये मैं बता रही हूँ, लेकिन इनको हम क्यों ऐसा करते हैं इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को जरूर देखिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इंटरफेस को के वेरिएबल से, नेम से मैंने ग्रेड ए एम्प्लॉय सैलरी के वेरिएबल को कॉल किया, उसको मैंने बोनस से इनटू किया तो मेरी सैलरी एम्प्लॉय की बन गई। तो मेरा लॉजिक क्या था कि अगर इफ एम्प्लॉय के ग्रेड ए ग्रेड के बराबर है तो उसकी सैलरी ए ग्रेड की डिपार्टमेंट सैलरी इनटू बोनस के बराबर होगी। तो मैंने वो लॉजिक यहां बना दिया। अब ऐसे ही कर मैं बी ग्रेड और सी ग्रेड का बनाऊंगी कि कैसे बी ग्रेड और सी ग्रेड की बनेगी। तो इसी तरीके से अब एल्स, तो इफ ए है तो ये एल्स इफ एम्प्लॉय का जो ग्रेड है वो बी ग्रेड के एम्प्लॉय के बराबर है तो क्या होगा, तो उसकी सैलरी जो होगी वो बी ग्रेड एम्प्लॉय सैलरी इनटू बोनस। और अगर ए या बी नहीं है तो हमारे पास तीसरा कौन सा ग्रेड है, सी, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली आएगा ही, अगर ए भी नहीं है तो सी तो आएगा ही। इसलिए यहाँ पर हम इफ सी नहीं लिखेंगे और यहाँ डायरेक्टली हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि एम्प्लॉय और ग्रेड सी एम्प्लॉय सैलरी इनटू बोनस। तो अब ये हमारा लॉजिक बन गया। अब इसमें मैं क्या करूंगी, यहाँ रिटर्न हमें क्या करना है, सैलरी। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी। तो इस तरीके से हमने यहां पर पहले सेट की उसकी सैलरी और यहां से हमने उसे गेट सैलरी गेटर से फैच करके यहां रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हमने इस लॉजिक को बनाया कि सैलरी पर मंथ क्या होगा कि अगर एम्प्लॉय का ग्रेड ए है तो उसको ग्रेड ए सैलरी इनटू बोनस मिलेगी, अगर उसका ग्रेड बी है तो उसे ग्रेड बी सैलरी इनटू बोनस मिलेगा, अगर उसका ग्रेड सी है तो उसे ग्रेड सी इनटू बोनस मिलेगा। इस तरीके से हम कोड में लॉजिक्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला वैसे ही वैसे का वैसा मैंने यहां पर आपको लॉजिक डिफाइन कर दिया कि अगर एम्प्लॉय का ग्रेड ए है तो हमें इस टाइप से सैलरी डिफाइन करनी है। बस, तो ये बहुत ही सिंपल है। हमें जो है पहले एक लॉजिक तैयार करना होता है। पेन और पेपर का यूज करके मैंने पहले ये लॉजिक बनाया है खुद। मैंने ये सारा प्रोजेक्ट मैंने पहले खुद बनाया है और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। तो ये प्रोजेक्ट का एक एक स्टेप मैंने अपने दिमाग से लॉजिक लगा के सोचा है कि कैसे हम किसी की एम्प्लॉय की सैलरी पर मंथ कैलकुलेट करेंगे। मैंने खुद के यहाँ रूल्स बनाए हैं और खुद का लॉजिक बना के आपको ये रिप्रेजेंट किया है कि कैसे हम लॉजिक्स को क्रिएट करते हैं। तो हमारी सैलरी पर मंथ मेथड हो गई का इम्प्लीमेंटेशन बन गया। ठीक है, अब मैं जॉब स्टेटस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन करके आपको बताती हूँ। तो यहां आपने इफ एल्स कंडीशन को भी सीख लिया एक बार फिर से। अब जॉब स्टेटस, अब देखिए जॉब स्टेटस क्या होगा। अगर एम्प्लॉय की आईडी, मैंने यहां सिंपल रखा है कि अगर एम्प्लॉय की आईडी 1 है तो उसका स्टेटस होगा ट्रू, मतलब वो एक्टिव है।
अगर नहीं तो फॉल्स। तो सिंपल सा मैंने जॉब स्टेटस रखा है कि अगर एम्प्लॉय की आईडी 1 है तो उसका जॉब स्टेटस होगा ट्रू, और अगर यानी कि एक्टिव, और अगर 0 है तो फॉल्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इफ, यहां पर हम ये बना लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी। और यहां मैं एक बूलियन वेरिएबल लूंगी स्टेटस। तो देखिए यहां पर मैंने एक बूलियन लोकल वेरिएबल डिफाइन किया। लोकल वेरिएबल क्योंकि एज स्टेटस नाम का ये वेरिएबल जो है हमें यहां पर रिटर्न करना होगा। तो लोकल वेरिएबल इस तरीके से मेथड्स के अंदर डिफाइन करते हैं। जब हम कोई वेरिएबल मेथड्स के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो यहां पर मैंने एक स्टेटस नाम के लोकल वेरिएबल को डिफाइन किया है। अब ये लोकल वेरिएबल में अगर आईडी जो हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वो 1 है तो हम स्टेटस ट्रू कर देंगे, नहीं तो फॉल्स। तो अब हम ये स्टेटस नाम के वेरिएबल को यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया हमारा जॉब स्टेटस का लॉजिक बन गया। क्या कि अगर एम्प्लॉय की आईडी 1 है तो उसका स्टेटस है ट्रू, यानी वो एक्टिव है, और अगर आईडी 1 नहीं है तो वो फॉल्स है। अब ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय को हम कॉल करेंगे, बनाएंगे। तो ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय कैसे? अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी ए ग्रेड एम्प्लॉय, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी ए ग्रेड एम्प्लॉय की सैलरी इनटू बोनस है, मैंने इसी को उल्टा कर दिया। कैसे? सैलरी पर मंथ हम कैसे काउंट करते हैं कि अगर ए ग्रेड है तो ए ग्रेड इंटू बोनस। तो इसी तरीके से ग्रेड कैसे काउंट करेंगे कि अगर ये लॉजिक कि ग्रेड ए एम्प्लॉय की सैलरी इंटू बोनस बराबर सैलरी है तो उसका ग्रेड होगा ए। तो सिंपल लॉजिक है, इसका रिवर्स लॉजिक बना दिया यहाँ पर। तो कैसे बना वो मैं आपको बताती हूँ। ये सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि कैसे हम यूज कर रहे हैं इन्हें अपने लॉजिक्स क्रिएट करने में। तो देखिए यहां मेरा क्या लॉजिक है कि मैंने यहां पर चेक किया है कि अगर सैलरी जो है वो ग्रेड ए एम्प्लॉय की सैलरी, इसको हम कॉपी करेंगे। यहां पर ग्रेड ए एम्प्लॉय की सैलरी हमने कितनी रखी है? 20,000, और इनटू बोनस है तो वो हो जाएगा एम्प्लॉय का ग्रेड ए एम्प्लॉय, उसका ग्रेड क्या हो जाएगा? ग्रेड ए। इसी तरीके से अगर एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेड बी एम्प्लॉय की सैलरी के बराबर है, मतलब 10,000, तो उसका ग्रेड कितना हो जाएगा? बी, और इसके अलावा अगर है तो ग्रेड हो जाएगा सी। ये हो गया ग्रेड। अब रेवेन्यू ऑफ द रेवेन्यू पर ईयर। तो रेवेन्यू पर ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पर मैंने रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए एक लॉजिक बनाया है कि अगर रेवेन्यू में हम यहाँ पर क्या डाल रहे हैं? एम्प्लॉयज की वैल्यू, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू पैरामीटर में दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि एक फोर लूप में हमें 0 से शुरू करना है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तक हमें कैलकुलेट करना है, और जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनमें 20 का गुणा करते जाना है। जैसे कि अगर 0, पहले 0 से शुरू करेंगे, नहीं 1 से शुरू करेंगे। तो 1 से शुरू करेंगे। अब 1 पहला एम्प्लॉय जाएगा और i इंटू 20 हो जाएगा, तो रेवेन्यू हो गया 20। फिर साइज गया एम्प्लॉय नंबर 2, तो दूसरा एम्प्लॉय क्या गया? यहाँ पर i की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि i से a का इंक्रीमेंट हुआ। तो 2 इंटू 20 40, तो 40 हो गया रेवेन्यू। अब एम्प्लॉय नंबर 3, तीसरा एम्प्लॉय आया, तो अब क्या होगा? 3 इंटू 40 120। इस तरीके से ये रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। जितने एम्प्लॉयज होंगे उसमें 20 का गुणा होता जाएगा। ठीक है, और जो रेवेन्यू आएगा उसे हम यहाँ
रिटर्न कर देंगे। ये हमारा लॉजिक है। तो इस तरीके से फोर लूप रन करता है। कैसे कि हम पहले फोर लूप में एक स्टेटमेंट देते हैं जिसे इनिशियलाइज करते हैं, फिर हम यहाँ कंडीशन रखते हैं और फिर हम यहाँ उसको हर बार इंक्रीमेंट करते हैं। यहाँ हमने 1 से इंक्रीमेंट किया है, हम इससे 2 से भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, 4 से भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पर i = i + 1 लिखूं तो ये 1 से इंक्रीमेंट है। अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगी तो 2 से इंक्रीमेंट। इसी तरीके से 3, 4 और कितने भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं अगर हमें 1 से इंक्रीमेंट करना हो, और जो मैंने पहले बताया वो अगर हमें 1 से ज्यादा से इंक्रीमेंट करना हो तो हमें उस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो ठीक है, तो ये हो गया रेवेन्यू का कोड। अब हम लिखेंगे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कोड। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कोड क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा लॉजिक है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में 2 से भी ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेड जो होगा वो A होगा, और अगर उससे कम है तो B। तो इसका लॉजिक क्या होगा कि if organization dot get number of employees is less than 2, then organization set grade is employee B grade employee और रिटर्न होगा ग्रेड B। और अगर if organization dot number of employee is greater than 2, then it this, मतलब यहां हमने चेक किया कि अगर लेस देन है तो हमने B ग्रेड दिया, और अगर लेस देन नहीं है इसका मतलब ज्यादा है 2 से, तो फिर हम A ग्रेड देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेड कैसे मिलेगा कि इस A ग्रेड से मिल जाए, इस लॉजिक से मिल जाएगा। अब क्या होगा? अब हम स्टेटस ऑफ कंपनी को डिफाइन करेंगे। तो स्टेटस ऑफ कंपनी का क्या लॉजिक है कि अगर एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेड A है तो उसका स्टेटस होगा ट्रू यानी एक्टिव, और अगर ग्रेड A से कम है तो उसका स्टेटस होगा फॉल्स। ठीक है, तो इसका कैसे हम लॉजिक बनाएंगे? अगर, यहां फिर से इफ एल्स आएगा कि अगर if organization dot grade is equals to A, then true, organization status will be true, otherwise false। ठीक है, यहां देखिए आप कि मैं इस रिटर्न टाइप को यहां पर लिख रही हूं इफ एल्स में। तो यहां इस तरीके से भी हम लॉजिक बना सकते हैं कि इसको हम, क्योंकि देखिए इस पूरे ब्लॉक में या तो ये ब्लॉक रन करेगा या ये ब्लॉक रन करेगा, ये दोनों ब्लॉक एक साथ कभी रन नहीं कर सकते। इसलिए हम यहां पर रिटर्न टाइप डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि या तो इफ कंडीशन में ये चीज सक्सेसफुल होगी, और अगर ये चीज सक्सेसफुल नहीं होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ट्रू नहीं हुई, तो कर्सर यहां नहीं जाएगा, कोड, ये वाला कोड रन नहीं करेगा, फिर ये एल्स पे चला जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर 2 बार रिटर्न टाइप लिख सकते हैं, नहीं तो हमें यहाँ एक ही बार, रिटर्न टाइप हमेशा एक बार ही लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ इफ एल्स कंडीशन है इसलिए मैंने रिटर्न टाइप 2 बार डिफाइन किया है। तो ये तो हमने सारी क्लासेस को यहाँ डिफाइन कर दिया। अब हम इस क्लासेस की आउटपुट वैल्यू कैसे देंगे ये देखते हैं। तो अभी तक मैंने आपको कैसे इंटरफेसेस डिफाइन करते हैं और कैसे उनका यूज करते हैं, मतलब मैंने अभी तक सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ समझा दिए। अब मैं कैसे इस पूरे क्लासेस और इंटरफेसेस में जो भी मैंने ये लिखा है लॉजिक, इसका कैसे मैं आउटपुट लाऊंगी ये आपको दिखाती हूँ। तो हमेशा जब भी हमें कोई आउटपुट चाहिए होता है तो उसका एंट्री पॉइंट हम मेन मेथड से करते हैं। तो यहाँ देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने सेट कर दिया था ऑर्गेनाइजेशन डॉट जावा क्लास में, यह है ऑर्गेनाइजेशन का नाम। अब क्या होगा, अब मैं एम्प्लॉयज क्रिएट करूंगी। तो जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज नाम के 3 ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर लिए, एम्प्लॉय 1, 2 एंड 3, और यहाँ जो ये वैल्यू प्रोवाइड की है ये उनकी ग्रोथ रेट है।
70.5, 60.5% एंड 80.5%। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूं, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर में मैंने ग्रोथ रेट, डबल नाम के पैरामीटर ग्रोथ रेट को दिया है, इसीलिए जब मैं यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो मुझे यहाँ पर ग्रोथ रेट की वैल्यू देनी होगी। अगर मैं इस ग्रोथ रेट की वैल्यू को यहाँ से डिलीट मार देती हूँ तो मुझे यहाँ एरर शो करेगा, कंस्ट्रक्टर इज अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे इसकी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइंड नहीं है। इस क्लास में मैंने, एम्प्लॉय क्लास में मैंने कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में मैंने डिफाइन किया था, ये यहाँ पर मैंने ना ही कोई वैल्यू दी है और ना ही कोई यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास किया है, इसलिए ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने क्योंकि दी है तो मुझे मेन क्लास में यहाँ पर भी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ये मैंने 3 एम्प्लॉय वेरिएबल, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अब क्या करूंगी मैं, अब इनको एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बनाऊंगी, मतलब एक लिस्ट, एम्प्लॉयज नाम का लिस्ट, एम्प्लॉयज नाम का लिस्ट बनाऊंगी। लिस्ट कैसे डिफाइन करता है, इस तरीके से। यहां पर मैंने इसका पैकेज इंपोर्ट कर लिया। तो ये एम्प्लॉयज नाम की, एम्प्लॉय नाम की क्लास की लिस्ट हो गई जिसका नाम है एम्प्लॉयज। इस तरीके से मैंने एक अरे लिस्ट डिफाइन कर दी। अब क्या होगा, अब मैं इस अरे लिस्ट में इन सारे एम्प्लॉयज को ऐड कर दूंगी। तो इस वेरिएबल में जब मैं डॉट ऐड मेथड को कॉल करती हूं तो ये जो है यहाँ पर पैरामीटर लेता है एम्प्लॉयज नाम का। देखिए, क्योंकि मैंने एम्प्लॉयज नाम की लिस्ट बनाई थी, इसलिए जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगी तो ये एम्प्लॉय नाम के वेरिएबल को मांगेगा। तो एम्प्लॉय क्या है, ऑब्जेक्ट ये है, एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट ये है। 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ऐसे ही मैंने ऐड में 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। तो अब मैंने ये लिस्ट बना दी। अब क्या करूंगी, मैं एक फोर लूप से एम्प्लॉय में वैल्यू सेट करूंगी। अब मैं यहां पर एक फोर लूप बनाऊंगी जिसको मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करूंगी और मैं अब आपको ये समझाती हूँ। थोड़ा लेंथी कोड है, लेकिन आई नो आप जब इसे देख रहे होंगे तो ये आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे एज इट इज कॉपी करेंगे तो आपको ये टफ नहीं लगेगा। देखिए, मैं आपको यहां से इसका व्यू दे देती हूँ कि ये जो मेन क्लास है इसमें मैंने डिपार्टमेंट्स नाम की इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ एक बोनस नाम का वेरिएबल बनाया है, यहाँ एक मैन मेथड डिफाइन की है, यहाँ मैंने ऑर्गेनाइजेशन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ मैंने 3 एम्प्लॉयज नाम के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, यहाँ मैंने एम्प्लॉयज की लिस्ट बनाई है, फिर मैंने एम्प्लॉयज की लिस्ट को एम्प्लॉयज नाम के वेरिएबल में ऐड किया है, फिर मैंने यहाँ पर एक आई वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका क्या यूज होगा मैं आपको बताती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर एक फॉर ईच लूप डिफाइन किया है जिसमें मैं हर एक एम्प्लॉयज की वैल्यू को 1 बाय 1 ट्रेस करूंगी। और मेरा लॉजिक ये है कि अगर एम्प्लॉय की ग्रोथ रेट 80.5% है तो उसको हम उसकी वैल्यू, उसकी जो ग्रेड है उसे सेट करेंगे कि वो ए टाइप का एम्प्लॉय है, उसकी आईडी 1 है और उसका मैंने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय के ग्रोथ रेट के साथ साथ मैं एम्प्लॉय के नाम से भी उसे इनिशियलाइज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय के जो कंस्ट्रक्टर है उसमें एक नेम नाम का स्ट्रिंग पैरामीटर और पास किया है और उसको यहाँ असाइन किया है क्लास वेरिएबल में। और जब मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी तो मैं यहाँ पर उस एम्प्लॉय का नाम भी दे सकती हूँ। जैसे पहले एम्प्लॉय का नाम है रेशु, दूसरे एम्प्लॉय का नाम होगा रिया और तीसरे एम्प्लॉय का नाम होगा जिया फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से
अब मैंने एम्प्लॉय नाम के ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट किया तो मैंने उसको नाम से इनिशियलाइज किया और उसकी ग्रोथ रेट इनिशियलाइज कर दी। ये दो पैरामीटर हमें एम्प्लॉय के पता है, इससे हमने एम्प्लॉय नाम की ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और अब इन दो पैरामीटर के बेसिस पे हम एम्प्लॉय की ग्रेड्स डिसाइड करेंगे, उसकी सैलरी डिसाइड करेंगे, उसकी कंपनी का रेवेन्यू डिसाइड करेंगे और एवरीथिंग डिसाइड करेंगे, जो जो हमने कोड में बनाए हैं मेथड्स। तो अब यहाँ देखते हैं कि अब मेरा ये लॉजिक है कि अगर एम्प्लॉय का ग्रोथ रेट 80.5% है तो उसको हम ग्रेड ए एम्प्लॉय सेट करेंगे और उसकी आईडी सेट करेंगे 1। अगर एम्प्लॉय का ग्रोथ रेट 70.5 है तो उसको हम एम्प्लॉय बी सेट करेंगे ग्रेड बी और उसकी आईडी सेट करेंगे यहाँ पर भी 1। लेकिन अगर एम्प्लॉय का ग्रेड सी है, मतलब अगर एम्प्लॉय की ग्रोथ रेट 80.5% या 70.5% नहीं है, इन दोनों में से नहीं है, और एल्स इफ एम्प्लॉय की ग्रोथ रेट जो है 60.5% है तो उसकी जो ग्रेड होगी वो सी होगी और उसकी आईडी होगी 3। मतलब क्यों मैंने यहाँ 1 और 1 रखा है और 3 रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय मेथड में ये बता रही हूँ कि कैसे उनका ग्रेड्स डिसाइड होगा। और मैंने यहाँ पर इस मेथड ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि अगर एम्प्लॉय का ग्रेड ए या बी है तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस होगा। इसी तरीके से मैंने इस मेथड जॉब स्टेटस मेथड में ये चेक किया है कि अगर उनकी आईडी 1 है तो ही वो एक्टिव है, तो ही वो जॉब कर रहे हैं, और अगर उनकी आईडी 1 नहीं है तो वो इनएक्टिव है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रेड 1 इनका रखा है, ग्रेड आईडी 1 और आईडी 1 रखी है और सेट आईडी 1 और 1 दी है, ताकि ये दोनों मेरे एक्टिव हो जाए और ये जो है ग्रेड सी एम्प्लॉय ये इनएक्टिव हो जाए। मेरा लॉजिक इस तरीके से, इसलिए मैंने तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे मैंने ग्रोथ रेट के बेसिस पर एम्प्लॉयज की ग्रेड और उसकी आईडी को डिसाइड किया। और अब मैं एम्प्लॉय की पर मंथ सैलरी को मेथड को कॉल करूंगी। कैसे कि एम्प्लॉय, क्योंकि हमें एम्प्लॉय की पर मंथ सैलरी जब बनाया था मेथड, तो इसमें मैंने एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन किया था। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट को, जो कि मैंने यहाँ पर लिया है, एम्प्लॉयज में से हर एक एम्प्लॉय का आता जा रहा है। तो ये फॉर लूप अभी चल रहा है कि पहले क्या होता है, ये चेक करेगा कि क्या एम्प्लॉय की ग्रोथ रेट 80 है, नहीं, या है फॉर एग्जाम्पल है, तो वो उसकी वैल्यू को ग्रेड को सेट करेगा और आईडी को सेट करेगा और इन दोनों कंडीशन को छोड़ देगा और फिर यहाँ चला जाएगा और फिर वो सैलरी पर मंथ कैलकुलेट करेगा। तो वो उस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को यहाँ डालेगा और फिर ये सैलरी वाली मेथड कॉल होगी, सैलरी पर मंथ। यहाँ जाके वो देखेगा कि क्या एम्प्लॉय का ग्रेड जो है, अब हमने क्योंकि इस यहाँ पर सेट कर दिया है तो ग्रेड हो गया ग्रेड ए एम्प्लॉय, तो वो ग्रेड ए एम्प्लॉय में आ गया और उसका बोनस इंटू ग्रेड ए सैलरी होकर उसकी सैलरी सेट हो जाएगी और फिर यहाँ से हमें के एम्प्लॉय की सैलरी मिल जाएगी। तो वो सैलरी जो होगी वो यहाँ पर असाइन हो जाएगी। इसी तरीके से जॉब स्टेटस हम मेथड कॉल करेंगे और यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी, क्योंकि हमने यहाँ आईडी सेट कर दी है इसलिए आईडी यहाँ पर गेट आईडी हम कॉल कर सकते हैं। और जब हम गेट आईडी कॉल करेंगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो अब जॉब स्टेटस क्या होगा, ट्रू। यहाँ पर आईडी 1 है तो जॉब स्टेटस होगा ट्रू। तो हमें यहाँ पर क्या वेरिएबल मिलेगा स्टेटस में, ट्रू। और फिर ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय क्या होगा, सैलरी। तो जब सैलरी क्या है, हमें यहाँ से सैलरी मिल गई, एम्प्लॉय की सैलरी पर मंथ से मेथड का जो रिटर्न था वो डबल सैलरी था। तो ये सैलरी जब हम ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय क्लास मेथड में देंगे, आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे, तो ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय क्या निकल आएगा, ए ग्रेड का। ठीक है,
तो इस तरीके से ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय भी हमें यहां मिल गया। अब क्या होगा, हमने ये सारी चीजें कॉल कर ली, अब हम इसे आउटपुट में प्रिंट करेंगे। तो हमने यहां लिखा है एम्प्लॉय नेम फॉर एग्जाम्पल रेशियो ऑफ डिपार्टमेंट नेम, तो ग्रेड के हिसाब से डिपार्टमेंट नेम डिसाइड होगा। तो नेम ऑफ ए डिपार्टमेंट मेथड अभी हमने इसको नहीं इम्प्लीमेंट किया है, तो चलिए नेम ऑफ डिपार्टमेंट मेथड भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मेरा नेम ऑफ डिपार्टमेंट का लॉजिक कुछ इस तरीके से है कि अगर एम्प्लॉय का ग्रेड ए है तो वो सेल्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, अगर ग्रेड बी है तो वो एचआर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, और अदरवाइज वो 4th क्लास एम्प्लॉय है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने नेम ऑफ डिपार्टमेंट का लॉजिक बना दिया। तो यहां पर मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट से ये चेक किया, हमारी क्या कंडीशन थी कि अगर ग्रेड एम्प्लॉय का ग्रेड ए है तो वो सेल्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय होगा, अगर एम्प्लॉय का ग्रेड बी है तो वो एचआर डिपार्टमेंट का होगा, और अगर इन दोनों में से कोई भी ग्रेड नहीं है तो वो 4th क्लास का एम्प्लॉय होगा। तो इसी तरीके से हमने उसको कोड में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर यहां मैंने ऑपरेटर्स का यूज किया है, देखिए यहां मैंने इक्वल्स टू ऑपरेटर्स का ज्यादा यूज किया है, और लेस देन और इक्वल टू का भी मैंने यूज किया है फॉर लूप में। यहाँ लेस देन और इक्वल टू ये ऑपरेटर्स होते हैं, इनके थ्रू हम कंडीशंस को चेक करते हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने नेम ऑफ डिपार्टमेंट को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब क्या होगा, तो हम यहाँ पर क्या स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे कि एम्प्लॉय नेम रेशियो ऑफ डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, हैज ग्रेड एम्प्लॉय का ग्रेड होगा, हैज आईडी एम्प्लॉय की आईडी होगी, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन नेम और सैलरी और जॉब स्टेटस, और यहाँ सब प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या है, फिर मैंने लॉजिक लगाया कि ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होंगे, तो सेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे होंगे, एम्प्लॉयज डॉट साइज, ये जो मेथड है साइज मेथड, उसको कॉल करके मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को यहाँ डाल दिया। इसी तरीके से मैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को प्रिंट कर लूंगी कि एम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिस हैज रेवेन्यू, रेवेन्यू पर ईयर मेथड को कॉल करके उसमें एम्प्लॉयज लिस्ट को डाल के मैंने रेवेन्यू पर ईयर को कॉल किया और प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से स्टेटस क्या होगा, अगर कंपनी स्टेटस ऑफ कंपनी नाम की जो मेथड है उसे कॉल करूंगी। स्टेटस ऑफ कंपनी मैंने बनाया था, क्या था लॉजिक कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेड ए है तो स्टेटस होगा ट्रू, और अगर उसके अलावा कोई और है तो स्टेटस फॉल्स। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि अगर स्टेटस ट्रू है तो हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं स्टेटस ऑफ कंपनी, और ऑर्गेनाइजेशन नाम का वेरिएबल यहाँ ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो अगर इसकी वैल्यू ट्रू आई तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है, और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्लोज्ड है। अब मैंने यहाँ पर कॉल किया है कॉल डिपार्टमेंट्स क्लास को। अब यहाँ देखिए कॉल डिपार्टमेंट्स का क्लास का क्या यूज है। कॉल डिपार्टमेंट क्लास जो है वो इस एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू डिपार्टमेंट्स क्लास को इनहेरिट करेगी। डिपार्टमेंट्स क्लास क्या थी, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी। तो यहाँ मुझे आपको एब्स्ट्रैक्शन का यूज बताना था, इसलिए मैंने ये कॉल डिपार्टमेंट नाम की क्लास बनाई है। तो जब हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज करना होता है तो हम उसे किसी सिंपल क्लास में एक्सटेंड करते हैं, यानी इनहेरिट करते हैं। और जैसे ही हम इनहेरिट करते हैं तो जो भी मेथड हमने डिफाइन की हुई है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, उसे हमें उस क्लास में ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट करना होता है। तो यहाँ हमने वो मेथड ओवरराइड कर ली, स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट। अब हम इस स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट मेथड का सिंपल सा लॉजिक बनाएंगे, यानी इसका इम्प्लीमेंटेशन देंगे। क्या लॉजिक है इसका? इसका लॉजिक ये है कि
स्टेटस हमने जस्ट एक्टिव रखा है और डिपार्टमेंट स्टेटस इज एक्टिव, मैंने सिर्फ 2 सेंटेंस बनाए हैं। तो यहां मैंने डिपार्टमेंट नाम कॉल डिपार्टमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर सेट स्टेटस किया है। देखिए अब क्योंकि जब इसने कॉल डिपार्टमेंट नाम की क्लास ने डिपार्टमेंट नाम की क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया था, इसलिए मैं कॉल डिपार्टमेंट नाम की क्लास के थ्रू इस डिपार्टमेंट नाम की क्लास में डिफाइंड स्टेटस वेरिएबल को सेट स्टेटस यानी सेटर मेथड के थ्रू इसका इंफॉर्मेशन, इसकी वैल्यू सेट कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसका स्टेटस एक्टिव सेट कर दिया, डिपार्टमेंट एक्टिव है और यहाँ प्रिंट कर दिया। तो यही चीज मैं यहाँ कॉल कर रही हूँ कि डिपार्टमेंट नाम की जो कॉल डिपार्टमेंट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उससे सेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटस मेथड को कॉल कर लिया। तो यहाँ मेरा सारा प्रोग्राम लॉजिक बन गया और यहाँ क्या एरर दे रही है कि सेट ऑफ डिपार्टमेंट अनडिफाइंड फॉर टाइप कॉल डिपार्टमेंट्स। तो मैंने प्रोजेक्ट सेव नहीं किया था इसलिए वो एरर दे रही थी। जब मैंने प्रोजेक्ट को अच्छे से सेव कर लिया तो अब एरर बंद हो गई। अब देखिए जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूंगी, इस मेथड को रन करूंगी, तो मुझे कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे। देखिए तो क्या आउटपुट आता है इसका। तो मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन आई वो कुछ इस तरीके से है कि रेशो नाम का मैंने एम्प्लॉय क्रिएट किया था जिसका ग्रोथ रेट मैंने 80 देखिए यहाँ जिसका रेशो नाम के एम्प्लॉय था जिसका ग्रोथ रेट था 70.5। तो इसका ग्रोथ रेट क्या था, बी ग्रेड के एम्प्लॉय की तरह था, तो इसलिए इसका ग्रेड क्या आया। और ये एचआर डिपार्टमेंट था। क्यों? क्योंकि मेरा लॉजिक क्या था कि डिपार्टमेंट्स वाली मेथड कहाँ गई, ये नेम ऑफ डिपार्टमेंट। अगर बी ग्रेड एम्प्लॉय है तो उसका डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट है। तो क्योंकि इसका ग्रेड बी है इसलिए इसका डिपार्टमेंट एचआर आया और इसकी आईडी आई 1। कैसे? क्योंकि इसकी ग्रेड बी था, ग्रेड बी की आईडी भी 1 थी, तो इसलिए इसकी आईडी आई 1। ऑर्गेनाइजेशन आया लर्न विथ रेशो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नेम हमने हर जगह लर्न विथ रेशो सेट किया है। और उसके बाद उसकी सैलरी पर मंथ कितनी आई, 8,300। तो कैसे काउंट हुई सैलरी पर मंथ की बी ग्रेड की। जब हम सैलरी कैलकुलेट सैलरी पे जाएंगे तो बी ग्रेड के एम्प्लॉय की सैलरी कैसे कैलकुलेट हुई है, 8.3 से इंटू करके 1000 थी इसकी बी ग्रेड की सैलरी। मंथली सैलरी 1000 थी और जब उसको हमने बोनस यानी 8.3 से इंटू किया तो 8,300 इसकी सैलरी आ गई। और उसका जॉब स्टेटस ट्रू कैसे हुआ, क्योंकि हमने लॉजिक लगाया था कि अगर आईडी 1 है तो उसका जॉब स्टेटस ट्रू होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ये देखें कि रिया जो हमने दूसरा एम्प्लॉय बनाया था, रिया की हमने ग्रोथ रेट कितनी रखी थी, 60.5। तो ग्रोथ रेट जो है अगर 60.5 है तो एम्प्लॉय सी ग्रेड का एम्प्लॉय होगा। तो इसलिए रिया सी ग्रेड की एम्प्लॉय है। उसकी आईडी आई है 3 क्योंकि हमने उसकी आईडी यहाँ 3 सेट की थी। और उसकी ऑर्गेनाइजेशन सेम एज लर्न विथ रेशो है। और उसकी सैलरी कितनी होगी, सैलरी हमने जब यहाँ लॉजिक लगाया था तो सैलरी हमने रखी थी यहाँ पर 500 इंटू 8.3। तो उस हिसाब से इसकी सैलरी आ गई 4150। और इसका जॉब स्टेटस फॉल्स क्यों है, क्योंकि हमने जॉब स्टेटस में लॉजिक लगाया था कि कहाँ गया, आईडी अगर 1 है तो ही जॉब स्टेटस ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स। और क्योंकि यहाँ पर हमने रिया यानी ग्रेड 3 के एम्प्लॉय की आईडी रखी थी 3, तो इसलिए इसका जॉब स्टेटस फॉल्स है क्योंकि आईडी 1 नहीं है। इसी तरीके से जिया जो था वो ए ग्रेड एम्प्लॉय, ग्रोथ रेट 80.5 था। तो ए ग्रेड एम्प्लॉय 80.5 जिसकी ग्रोथ रेट होगी वो ए ग्रेड एम्प्लॉय होगा, उसकी आईडी होगी 1।
तो ए ग्रेड एम्प्लॉय आईडी हो गई 1, ऑर्गेनाइजेशन लर्न विथ रेशियो। और सैलरी पर मंथ अगर हम देखेंगे तो सैलरी पर मंथ में जो ए ग्रेड एम्प्लॉय की सैलरी है वो 2000 इंटू बोनस है, 2000 इंटू बोनस 8.3 तो हो गई 16,600। और उसका जॉब स्टेटस ट्रू क्यों है? क्योंकि जॉब स्टेटस में आईडी अगर 1 है तो ट्रू होगा। इसी तरीके से हमने यहाँ एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेड क्या है। तो हमारा लॉजिक क्या था ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर एम्प्लॉयज की संख्या 2 से ज्यादा हो तो होगा ग्रेड ए, अदरवाइज ग्रेड बी। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 3 एम्प्लॉयज है, इसलिए उसकी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेड हो गया ए। और उसका रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ उसका रेवेन्यू है कि रेवेन्यू इज रेवेन्यू पर ईयर। तो रेवेन्यू पर ईयर का हमारा क्या लॉजिक था कि रेवेन्यू पर ईयर में एम्प्लॉयज की लिस्ट दी थी और हर एम्प्लॉय की नंबर ऑफ एम्प्लॉय से 20 को इंटू करते गए थे, तो यहां पर 60 इतना इसका रेवेन्यू निकला। रेवेन्यू हमारा 60 इसलिए निकला था क्योंकि पहले मैंने यहाँ पर रेवेन्यू में ही सिर्फ 20 प्लस आई लिया था। तो जब पहला लूप चला तो कुछ हुआ, तो 20 प्लस आई मतलब 20 हुआ। फिर उसके बाद क्योंकि रेवेन्यू में रेवेन्यू को प्लस नहीं किया था तो फिर रेवेन्यू की वैल्यू चेंज होकर 2 प्लस 20 यानी 40 हुआ। और फिर रेवेन्यू की वैल्यू चेंज करके 3 प्लस 20 यानी 60 हो गया, इसलिए वैल्यू 60 आई। लेकिन हमें क्या करना था यहाँ पर, अगर हम यहाँ रेवेन्यू प्लस ये वैल्यू लिख देते, ये स्टेटमेंट लिख देते, तो अब देखिए रेवेन्यू क्या आएगा। अब इसमें रेवेन्यू ज्यादा आएगा, देखिए 120। तो इस तरीके से रेवेन्यू आ गया। अब हमने देखा यहां पर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्टिव कैसे, क्योंकि अगर स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रू है तो ऑर्गेनाइजेशन इज एक्टिव, अदरवाइज फॉल्स। तो अब स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेथड में हमने क्या कॉल किया है, हमने ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को दिया और अगर देखा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेड ए है तो ही ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस एक्टिव है, अदरवाइज फॉल्स। तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेड यहाँ ए आया था इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस आया एक्टिव। ऐसे ही हमने डिपार्टमेंट के मेथड को कॉल किया था कि स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट, तो हमने एक्टिव पास किया था इसलिए एक्टिव आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे मैंने ग्रुप्स के ऑल कॉन्सेप्ट्स को इस प्रोजेक्ट में, जो कि मैंने प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाया, अभी डिफाइन किया, और कैसे मैंने क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और सारे कॉन्सेप्ट को एक ही प्रोजेक्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये थोड़ा लेंदी जरूर था, लेकिन अगर आप इसे पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि आपको जावा में एक बेसिक ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि एक इसके पिलर हैं जावा के, ये आपको समझ में आ जाएंगे और आप जावा में प्रोग्रामिंग करना सीख जाएंगे। तो मैं आपका और ज़्यादा समय नहीं लूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस को पसंद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।